नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जब हम जनवरी 2026 में आ चुके हैं, हमारी 21वीं शताब्दी के 25 साल पूरे हो गए। दुनिया शायद कुछ और बेहतर होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि जिस तरीके से चारों तरफ जंग के हालात हैं, जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है, और इस नए साल का आगाज़ वेनेजुएला पर अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को कब्जे में ले लिया गया, उसने सारी दुनिया को चौंकाया। इतना ही नहीं, बल्कि अब ट्रंप ने अपने इरादे ग्रीनलैंड को लेकर के भी जो जाहिर किए हैं, वो कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं देते, जिससे कि नाटो के ही ख़त्म होने का पूरा खतरा पैदा हो गया है। और डेनमार्क तथा यूरोप के तमाम देश हालांकि अमेरिका के ग्रीनलैंड के बयान पर अपनी अपनी आपत्तियां जता चुके हैं, लेकिन अभी तक ज़मीन पर कोई कदम नहीं उठाया है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अपनी सदस्यता को ख़त्म कर रहा है, उनसे अब विदा हो रहा है। और इसी बीच उसने भारत पर रूस से तेल खरीदने के आरोप में 500% टैरिफ लगाने के लिए एक कानून पर दस्तखत भी कर दिए हैं। हम क्या एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? जब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो ये तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वॉर तो अभी चल ही रही है, भले ही वर्ल्ड वॉर न हो। सारी दुनिया में जिस तरीके के हालात हैं, ये बहुत चिंताजनक हैं। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस हेड और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर अभिषेक सर से। जानेंगे देश दुनिया के हालात और चर्चा करेंगे उन तमाम विषयों पर जिन पर अभी हमने आपसे मुखातिब होकर के बात की। तो अभिषेक, ये जो अभी चल रहा है, जी सर, सबसे पहले तो 3 जनवरी 2026 को अचानक रात में अमेरिकन फोर्सेस ने, डेल्टा फोर्सेस ने जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके सरकारी आवास से उठा लिया, एक तरीके से ये तो सरासर दादागिरी है, दादागिरी और मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून का, नियमों का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या घटनाक्रम है? ये सिर्फ जो नार्को टेररिज्म और इस तरीके की बातें कह रहे हैं, सिर्फ इतना ही है, या ये भी दरअसल पर्दे के पीछे कुछ और बड़ी कहानी है? सर, जैसा आपने अपने शुरुआत में ही कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 भले ही ना शुरू हुआ हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड वॉर तो चल ही रहा है। और ये उम्मीद की गई थी कि जनवरी 2026 मतलब 26 की शुरुआत जब होगी तो चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी। लेकिन ठीक होने के तो बात क्या करें, मतलब थिंग्स आर गेटिंग मोर वर्स्ट और ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं। अब अमेरिका का वेनेजुएला पर जो अटैक हुआ, इसमें सिर्फ सर ये नार्को टेररिज्म की कहानी नहीं है कि वेनेजुएला को आपने ब्लेम कर दिया, मादुरो को आपने ब्लेम कर दिया नार्को टेररिज्म को लेकर के। हाँ, उसके और भी तरीके हैं उसको टैकल करने के। ऑब्वियस सी बात है सर, वेनेजुएला एक सोवरेन कंट्री है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मादुरो जो है वो डिक्टेटर हो रहे थे, प्रो अमेरिका नहीं थे, तो आप क्या किसी गवर्नमेंट को किडनैप कर लेंगे, उठा ले जाएंगे? बताइए, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, और आपकी फोर्सेज आ रही हैं और आप दूसरे के देश के राष्ट्रपति को आपने किडनैप कर लिया, और इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखते रह गए। तो वो कहते हैं ना सर कि पावरफुल जो पर्सन होता है, चाहे कोई भी पावर हो किसी के पास, चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे मिलिट्री हो, उसके लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है। तो अमेरिका के साथ भी यही है। और मुझे तो ये भी लगता है कि दरअसल अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। सर, वेनेजुएला को साउथ अमेरिका का सऊदी अरेबिया कहा जाता है। हाँ, और ट्रंप ने तो कहा भी कि हम अनिश्चित काल तक तेल निकालेंगे वेनेजुएला का और बेचेंगे बाजार में। तो जहां तेल होता है अमेरिका वहां फिसल भी जाता है। जहां जहां तेल, जहां जहां संसाधन होगा, अमेरिका की दादागिरी वहां दिखेगी। अमेरिका लोकतंत्र का बहाना बना के, लोकतंत्र, मानवाधिकार और तानाशाहों को बैठा देता है। बस रिजीम चेंज। आप देखिए, बांग्लादेश देख लीजिए, आप किसी भी कंट्री में चले, आप इराक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप शुरू करेंगे अमेरिका को, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अब तक मेरे ख्याल में 60 से ज्यादा देशों में इन्होंने रेजिम चेंज कराया है।
तो माद्रो भी, हमको तो लगता है माद्रो नेक्स्ट सद्दाम हुसैन है, बिल्कुल यही एकदम उनको भी सजा, बिल्कुल उनको सजाए मौत ही होगी। तो ट्रम्प जो इस समय काम कर रहे हैं ना सर, वो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका का लैटिन अमेरिका को लेके जो ऑब्सेशन है वो यहाँ साफ दिखता है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कभी इंडिपेंडेंट हुई थी, यूरोपियन कॉलोनीज थी, ये सब यूरोप के पावर्स से कभी आज़ादी इनको मिली थी। अमेरिका ये नहीं चाहता कि यूरोप जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इंटरफेयर करे, बिल्कुल, इसीलिए उसको मुनरो डॉक्ट्रिन लाना पड़ा। जेम्स मुनरो लेके आए 1823। ये क्या है मुनरो डॉक्ट्रिन? जब अमेरिका के आजकल बहुत चर्चा में, हाँ, और ट्रम्प इसको डुनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। अच्छा, डुनरो ने नाम कर दिया। तो मुनरो डॉक्ट्रिन सर, जेम्स मुनरो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, हाँ। तो ये बात वही मैंने बताया 1823 में 1823 ये वो दौर था सर जब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वर गेटिंग इंडिपेंडेंस, और यूरोपियन पावर्स के अंडर थी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये वेनेजुला, ये कोलंबिया एंड ऑल। तो हुआ क्या कि यूरोप का वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इंटरफेरेंस बढ़ने लग गया। अमेरिका को लगा कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इनका इंटरफेरेंस मतलब अमेरिका में इंटरफेरेंस है। तो अमेरिका में इंटरफेरेंस इनका ना होने पाए या वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इंटरफेरेंस ना होने पाए, उस समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया, उसको मुनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। अभी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज हुई है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि ट्रम्प विल वर्क ऑन मुनरो डॉक्ट्रिन, बल्कि उससे आगे बढ़कर उसी को मुनरो की जगह उन्होंने डुनरो कर दिया है। तो अमेरिका अपना जो विस्तार है, अमेरिका जो डोमिनेंस है, अपना रीजनल डोमिनेंस है, वो बरकरार रखना चाहता है, बल्कि उसको दबदबे को और बढ़ाना चाहता है। और वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि देयर इज ओनली वन पावर, नो बाइपोलैरिटी, नो मल्टीपोलैरिटी। जो हम लोग बार बार बात करते हैं दुनिया मल्टीपोलर है, अब हम दुनिया को आज के टाइम में मल्टीपोलर का है कि बाइपोलर का है कि यूनिपोलर का है, क्योंकि एक ही बॉस दिख रहा है, वो है अमेरिका। तो कुल मिलाकर के अमेरिका इस समय पूरी दादागिरी के साथ काम कर रहा है। हाँ, बॉस इज बुलिंग। हाँ, बॉस इज बुलिंग। और वेनेजुला में घुस गए, ऐसे तो वो ईरान में भी घुस सकते हैं। नहीं, वो पर्दे के पीछे रेजिम चेंज के लिए तो काम उनकी CIA और बाकी एजेंसीज कर ही रही होंगी। कर ही नहीं। आप देखिए, उन्होंने वेनेजुला का तो काम किया ही किया, क्यूबा को धमकी दिया है, मैक्सिको को दिया है। क्यूबा में के लिए जब उनसे पूछा गया प्रेस में, तो उन्होंने कहा दैट क्यूबा इज ऑलरेडी गेटिंग डाउन, और क्यूबा ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो हम वहां पे भी इंटरफेयर कर देंगे। तो क्यूबा, मैक्सिको, अब ग्रीनलैंड, अगला नंबर तो ईरान का है। हाँ, ईरान। और हो सकता है कि कल सुबह आपको खबर मिले कि वहाँ के जो शासक हैं खामेनेई, वो देश छोड़ के जा चुके और उनको भी डेल्टा फोर्स उठा ले गई। अब डेल्टा फोर्स न ले जाए, लेकिन वो समझ तो रहे हैं जमीन पे हालात हैं। डेल्टा फोर्स तो इराक के बॉर्डर पर प्लेस्ड है ना। हाँ, ईरान तो के इशू को लेकर मुझे तो लगता है कि वो कहीं और किसी देश में शरण ले सकते हैं। और ट्रम्प ने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब ट्रम्प कह रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। अब इस पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं, मीगा। तो उनको जो है दुनिया के अलग अलग देशों को कब्जा करने की आदत है अमेरिका को। अमेरिका ऑलरेडी रहा ही ऐसा देश जिसने अपने कई टेरिटरीज को परचेज किया है। अलास्का सबसे रिसेंट एग्जांपल है, USSR से अलास्का लिया ही गया था। अब अमेरिका वेनेजुला के बाद ग्रीनलैंड पे दादागिरी दिखा रहा है। अब उसका ऑब्सेशन, उसका प्रेम, उसका मोहब्बत ग्रीनलैंड पे जागा हुआ है। अच्छा, ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए क्यों बड़ा महत्वपूर्ण हो गया और अचानक से ट्रम्प ने कहा कि हम इसको ले लेंगे, ऐसा क्यों? ग्रीनलैंड इस समय ट्रम्प की नई महबूबा बन गई है। उनका प्रेम ग्रीनलैंड, वहां पे भी बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ग्रीनलैंड सर, आप देखिए छोटा सा एरिया, और जो है 56-57 हजार को आबादी, 57,000 लोग वहां रहते हैं। 80% ऑफ जो एरिया है वो दैट इज कवर्ड बाय आइस, 365 डेज पूरा। लेकिन वहां पे भी मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज माना जाता है। बता रहे हैं कि शायद बड़े ऑल रिजर्व भी मिल सकते हैं, नेचुरल गैसेस। रिसोर्सेज के अलावा ग्रीनलैंड की जो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है, आप देखिए ग्रीनलैंड कनाडा के पास पड़ता है, वो पूरे आर्कटिक रीजन को कवर करता है। और ग्रीनलैंड में चाइना और रशिया का इंटरफेरेंस है। अगर मैप देखा जाए सर, तो ग्रीनलैंड के जस्ट बगल में कोला पेनिनसुला है, और इस कोला पेनिनसुला में रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स प्लेस्ड हैं। यहाँ पर रशिया का मिलिट्री बेस है, जहां से रशिया अगर हिट करे तो पूरे अमेरिका को कवर कर सकता है। तो अमेरिका को इस समय चाइना और रशिया का जो नेक्सस है ग्रीनलैंड में, उससे उसको अपना नेशनल थ्रेट दिखता है।
तो वो चाइना को और रशिया को डोमिनेट करने के लिए अब उसको हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए। अब उस ग्रीनलैंड में जो आप कह रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट कर रही है, तो अब ये पता चल रहा है कि आइस के नीचे जो है वो बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, नेचुरल गैसेस हैं, जो कि अभी तक अनटैप्ड रही हैं, अनटैप्ड, अनएक्सप्लोर्ड। तो अमेरिका चाहता है अब इसका इस्तेमाल हम करें। अमेरिका भी ग्रीनलैंड पे अपना मिलिट्री बेस, ऑलरेडी उसका स्पेस बेस है वहां पर, तो अमेरिका चाहता है अब चाइना और रशिया को किस तरीके से यहाँ पे काउंटर किया जाए। तो पहले अभी जब वेनेजुएला वाला इशू हुआ तो ट्रम्प ने धमकी दे दी थी, कहा कि अमेरिका विल नॉट हेजिटेट इन यूजिंग मिलिट्री। मतलब इस तरीके से आर्म्ड इंटरवेंशन के लिए तो अब तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं 2 दिन में, जब डेनमार्क वगैरह ने उनको कंडेम किया, तो वो कह रहे हैं कि और यूरोप के देश कह रहे हैं कि साहब नाटो खत्म हो जाए। भाई नाटो, आप अमेरिका के खौफ से बचने के लिए अमेरिका से ही गुहार लगा रहे हैं। हाँ कि भाई तो नाटो विदाउट अमेरिका डज नॉट मीन एनीथिंग, कुछ नहीं है। नाटो बनाया किसने था? ब्रेन चाइल्ड किसका है? अमेरिका का, रशिया के अगेंस्ट। और ये था कि अगर नाटो देशों पर कोई हमला करेगा तो सारे नाटो पर हमला माना जाएगा, और अब अमेरिका ही हमला कर रहा है। अमेरिका ग्रीनलैंड पे हमला कर दे, और ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है, डेनमार्क के अंडर वो उनकी प्राइम मिनिस्टर का बयान भी आया, और पूरी ग्रीनलैंड की पूरी सिक्योरिटी डेनमार्क के अंडर में। हालांकि डेनमार्क अपने आप को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी मानता है, वहां पे उनकी गवर्नमेंट है, सब कुछ है, बट उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क की है, और डेनमार्क नेटो का मेंबर है। अब अगर एक नेटो का मेंबर दूसरे नेटो पे हमला कर देगा, तब क्या होगा? तो क्या होगा? ये सब बहुत दिनों से चल रहा है। अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन नेटो, क्योंकि ट्रम्प ने कई बार कहा है, भैया देखिए ऐसा है, नेटो की कंट्रीज को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अमेरिका पे डिपेंड है। और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया, अपने जीडीपी का आप 2% से ज्यादा खर्च कीजिए, अपनी सुरक्षा खुद संभालिए, हमारे भरोसे मत रहिए आप। तो यूरोपियन कंट्रीज अगर अपनी जीडीपी का 4% तक खर्च कर देंगे अगर नेटो के डिफेंस को लेके, तो उनके पास बचेगा ही नहीं। तो इसी वजह से अमेरिका भी बहुत इंटरेस्टेड अब है नहीं नेटो को बहुत कंटिन्यू करने के लिए। तो मुझे ये है सर, आने वाले दिनों में नेटो का भी रेलेवेंस खत्म होता हुआ नजर आएगा। खत्म ही है एक तरीके से। आखिरकार यूक्रेन पर रूस ने जिस तरीके से हमला किया, नेटो क्या कर पाया? और उसी के भरोसे बैठा रहा, और तब से अभी तक जंग चल रही है। और नेटो खत्म हो जाएगा तो पुतिन से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, कि उन्हीं के खिलाफ बना था, रशिया के खिलाफ, और वो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा नेटो को बनाने का। तो इस वजह से अमेरिका इस समय मतलब एक फितूर जिसे कहते हैं ट्रम्प के दिमाग में जो चल रहा है, वो जो चाह रहे हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत मतलब अनस्टेबल अनप्रेडिक्टेबल आदमी। आज सुबह उठे हमको ये चाहिए, छोटे बच्चे की तरह, आज सुबह हमको ये चाहिए, आज वो चाहिए, अब ग्रीनलैंड चाहिए, फिर कल को कहेंगे हमको गाजा पर उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया था, तो उसको भी टेरिटरी बना देंगे बना दे। वो अमेरिकन बिल्डर्स और कंपनीज वहां ठेका पाएंगी, वहां काम करेंगी। तो ट्रम्प को तो लगता है कि वो बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो बच्चे का खिलौना, बाजीचा इत्फाल मतलब बच्चे का खिलौना है, और एक बच्चे की तरह रो रहे हैं कि हमको अब ग्रीनलैंड चाहिए। नहीं, ये तो लेकिन मुझे लग रहा है ये बच्चे की तरह रो नहीं रहे हैं, ये मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ये तो हठ धर्मिता बाल हट कर रहे हैं, बाल हट कर रहे हैं, हमें चाहिए। और यूरोपियन कंट्रीज देखती रह रही हैं। इसी बाल हट में उन्होंने 500% टैरिफ लगाने की भी इंडिया के ऊपर मुनादी कर दी है। ये क्या मसला है? अब ये अमेरिका ऑलरेडी ट्रम्प 2-3 बार कह चुके हैं दैट मोदी इज नॉट वेरी हैप्पी विथ मी, एंड इनफैक्ट ट्रम्प इज आल्सो नॉट वेरी हैप्पी विथ मोदी। नहीं, वो कह रहे हैं मोदी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी मुझे खुश करने की कोशिश, थोड़ा रशियन ऑयल कम खरीद रहे हैं। नहीं तो मोदी क्या करे? मोदी क्या मुगले आजम के अनारकली बन जाए क्या? और ये क्या मुगले आजम के अकबर है, बादशाह अकबर है, कि मोदी इनको खुश करेंगे? तो मोदी खुश करे मतलब रशिया से तेल कम खरीदो। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है कि जितने ब्रिक्स नेशंस हैं उनको खत्म किया जाए। ब्रिक्स कंट्रीज का एक साथ आना अमेरिका को पसंद नहीं है, ट्रम्प को पसंद नहीं है, जाहिर सी बात है। तो ये एज अ पनिशमेंट जो है वो ब्रिक नेशंस पर लगाना चाहते हैं। इनको लगता है इंडिया ब्रिक्स नेशन में, इंडिया और चाइना मेजर प्लेयर है, और बार बार ट्रम्प के कहने पर भी भारत ने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा, हमने कम नहीं किया, रोका नहीं अपना। अब ये कह रहे हैं हम आपके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। तो रिपब्लिकन पार्टी के एक सेनेटर है, उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया जिसको राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। अब वो
कांग्रेस में वो बिल आएगा जिसको दी सैंक्शनिंग रशियन एक्ट 2025 का सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 कहा गया, SRA जिसे कहा गया। तो अब 500% टैरिफ हमारे ऊपर कहा है। अब देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आपने 50% तक टैरिफ लगा दिया तो उसके बाद बिजनेस, कारोबार, ट्रेड, फाइनेंस एक्टिविटी तो वैसे ही आपने खराब कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब आप 500% लगा दीजिए कि 5000% लगा दीजिए, अब वो मतलब जीरो को कितना आप बढ़ाएंगे? तो रिलेशन आप देखिए, इतना खराब करिए चाहे इतना खराब कर दिए, रिलेशन तो खराब ही हो रहा है ना। और पुतिन ने इस पर रिएक्ट किया। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से ये काम किया है इससे अमेरिकन इकोनॉमी ही बर्बाद होगी और जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन। ये तो बात तय है कि देर सवेर इसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। खुद अमेरिकन सिटीजन्स आर नॉट वेरी हैप्पी विद सच डिसीजंस ऑफ ट्रम्प। लेकिन अब वही है ना कि ट्रम्प के आगे सब बेबस हैं, बेबस है। तो अब वो 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं भारत के ऊपर, और 2028 तक तो इनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा ना सर, ये आने वाले जो 2-3 साल हैं, 4 साल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी, और जो नेटो का रेलेवेंस है वो इस समय तय हो जाएगा। अच्छा, इधर एक और भी बड़ी खबर आई कि तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि 60 से ज्यादा जो वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। सोलर अलायंस से विड्रॉ, WHO से, सोलर अलायंस से, WTO से। तो अब ये भी वही है कि अमेरिका की दादागिरी है कि सोलर अलायंस देखिए 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनिशिएटिव से फ्रांस में इसको शुरू किया गया था। अब उनको नहीं पसंद आ रहा है, वो वहां से बाहर निकलना चाह रहे, कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। तो एक काम और करें, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी निकल जाएं, बाहर हो जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उनके लिए यूएन का कोई मतलब तो है नहीं, कोई मतलब नहीं है। अमेरिका के लिए यूएन कभी सर कोई मतलब रखा ही नहीं, कभी नहीं, पूरे इतिहास में कुछ नहीं माना। सीरिया पे हमला कर दिया उसने, इराक पे, लिबिया पे, अफगानिस्तान पे जो कुछ किया, कोई यूएन सैंक्शन को नहीं माना, यूएन लॉज को नहीं माना, यूएन चार्टर को नहीं माना, किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। तो अल्टीमेटली सब मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, 60+ से अलग हुए हैं, तो जो आप कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल उसको कहूंगा यूएन से भी अलग हो जाए, सिक्योरिटी काउंसिल से भी अलग हो जाए, खत्म करें बात। सच कह रहे हैं। तो ये, लेकिन ये है कि सर कि भारत के लिए जो जैसे सोलर अलायंस से अमेरिका अलग हुआ, तो ये इंडिया के लिए है थोड़ा सा एक इशू, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव था, हमने एक आइडिया दिया था, और अमेरिका जैसा देश अगर अलग हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, पेरिस पैक्ट से अलग हो गए, तो वो फिर एक मतलब इशू क्रिएट करता है, क्योंकि अमेरिका आज भी भाई बात ये भी है कि आज आप अगर ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं तो फिर ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी भी तो आपको उठानी पड़ेगी। तो जिम्मेदारी आप वैश्विक एक भी नहीं उठाएंगे, नहीं। और वैश्विक वर्चस्व आप चाहेंगे बना रहे। ट्रम्प के लिए जिम्मेदारी राइट्स है, ड्यूटीज नहीं है। बात सही कह रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता साल से शायद ये साल बेहतर हो, इसी उम्मीद पर जिंदगी गुजार दी हमने, या यूं कहें कि अब की ब्राह्मण ने कहा है कि साल अच्छा है, दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। देखिए आगे क्या होता है। देखते रहिए द वर्ल्ड दिस वीक, हमारा प्रोग्राम, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।